जनाब 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 नहीं, आज छुट्टी पर है, छुट्टी पर है। स्पीकर साहब, ये बड़ा ज़बरदस्त मैनिफेस्टो है। मैंने इसको गो थ्रू किया, मुझे 3-4 दिन लगे और मैंने थॉरली जो है वो इस मैनिफेस्टो का और ये बड़ा ज़बरदस्त, मैंने बहुत सारी 1-2-3 जमातों के मैनिफेस्टो पढ़े और उन तमाम जमातों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन जो लगा वो मैनिफेस्टो मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो लगा। मैंने कहा था ना सिर्फ तनकीद नहीं होती, बहुत सारे मेंबरान ने बोला जी तनकीद ही होती है यहाँ पे। भाई जो अच्छी बात होगी तो वो बताएंगे ना, हम करेंगे ना। अब इसका थोड़ा मैं ऑपरेशन कर दूँ, अब मैं आ जाता हूँ आगे। स्पीकर साहब, इसके पेज नंबर 8 में, इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 में ग्रीन न्यू डील के नाम से पूरा एक टॉपिक है और उसमें थॉरली बताया गया है कि किस अंदाज से जो है वो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट और फिर सोलराइजेशन दीगर चीज़ें तमाम डील। एक और बात कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इनकी तस्वीर भी इस मैनिफेस्टो के फ्रंट पे लगी हुई है। आ गया खुश आमदीद आ गए फाइनली। स्पीकर साहब, बड़ा ज़बरदस्त मुकदमा, मुझे याद है लास्ट ईयर शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करारदाद भी पास की गई थी इस असेंबली से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो बीइंग वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, जो उनके एफर्ट से और फिर किस तरह क्लाइमेट चेंज पर जो है वो पूरी दुनिया को बतलाया गया कि उसका इम्पैक्ट, पाकिस्तान उन 10 ममालिक में शामिल है कि जिसमें क्लाइमेट चेंज का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। स्पीकर साहब, एक जानिब जो है वो पीपल्स पार्टी अपनी मैनिफेस्टो में ये बात लिखती है कि चुनो नई सोच को, और क्लाइमेट चेंज पे हम भी जानते हैं कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो बड़ा ज़बरदस्त प्रोएक्टिवली उन्होंने तमाम दुनिया को बतलाया। मैं ये बात सुनने के बाद अगर कोई थर्ड पर्सन होगा वो ये ज़रूर सोचेगा कि इस जमात की हुकूमत जिस सूबे में मौजूद है वो तो इस पर बड़ा ही ज़बरदस्त काम कर रही होगी। कोई एक थर्ड पर्सन ऐसा ही सोचेगा कि भाई जमात के चेयरमैन ये कह रहे हैं, इतना ज़बरदस्त उनका जो है वो माइंडसेट है इस हवाले से, उनका विज़न बड़ा ब्रॉड है। मैं देखता हूँ क्लाइमेट चेंज, अब क्लाइमेट चेंज की डिटेल मैंने उठाई, मैं 2008 से शुरू कर लेता हूँ। 2008 एलोकेशन क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट एंड कोस्टल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ये मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ जो इस डिपार्टमेंट। 2008 एलोकेशन 150 मिलियन, खर्च 25 मिलियन। आगे बढ़ते हैं, 2009 एलोकेशन 199 मिलियन, खर्च 27 मिलियन। 2010 एलोकेशन 179 मिलियन, खर्च 10 मिलियन। 2011 200 मिलियन एलोकेशन, खर्च 10 मिलियन। 2012 एलोकेशन 274 मिलियन, खर्च 0.2 मिलियन। 2013 एलोकेशन 215 मिलियन, खर्च 0.58 मिलियन। अब आ जाता है 2014। ये हुकूमत सोचती है हम इतना भी खर्च क्यों कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं। 2014-15 में एलोकेशन होती है 155 मिलियन और खर्च कितना होता है? शून्य। 2015 एलोकेशन 115 मिलियन, खर्च, जोर से बोलो ना भाई, 0। 2016 में खर्च होता है, ये भी बताऊंगा, मैंने कहा था ना सिर्फ तनकीद नहीं, अच्छी बात भी बताऊंगा। 155 मिलियन एलोकेट होता है, 107 मिलियन खर्च होता है, 60% तो चले खर्च किया इस दफ़ा। 2017 137 मिलियन एलोकेट होता है, 139 मिलियन खर्च होता है, ज़बरदस्त। 2018 157 मिलियन एलोकेट होता है, खर्च होता है 0। 2019 0, 2020 0, 2021 0, 2022 0। तो ये छोड़ो ऐसी सोच को है पीपल्स पार्टी ने कि जो सूबाई गवर्नमेंट है वो इस तरह समझती है इस लाइन को। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये वाली बात, इनके कौल और फेल में तजाद है। ये अपनी लीडरशिप की नहीं सुनते, ये अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं करते स्पीकर साहब।
कल से लेकर आज तक, कल मैंने अपनी बजट स्पीच का आगाज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कौमी असेंबली की स्पीच को बुनियाद बना के किया। मैंने उसके आगे मरहले में जाके एडीपीज बताएं जो खुद सूबाई हुकूमत की है। अब मैं मैनिफेस्टो पे बात कर रहा हूँ, ये मेरा बनाया हुआ नहीं मैनिफेस्टो है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बनाया हुआ मैनिफेस्टो है। इस क्लाइमेट चेंज पर मैनिफेस्टो के अगेंस्ट सूबाई हुकूमत काम कर रही है। स्पीकर साहब, इसी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 9, एजुकेशन फॉर ऑल, ये जो सेल टैक्स बढ़ा है 13 से 15, इसमें एजुकेशन भी कैटेगरी आती है, आती होगी ना? फिर कौल फेल में तजाद। एक तरफ आप एजुकेशन बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बच्चों को आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद 8.8 मिलियन, मिनिस्टर साहब ऐसे ही है, कम है? 4 मिलियन, एग्री, मैं भूल गया, 4 मिलियन। तो ये अपने कॉल ऑफ फेल में तजाद। फिर इस एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये मैं मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ, मैं कोई अपने घर से ये डॉक्यूमेंट नहीं लाया हूँ, लाया तो वैसे घर से ही हूँ। पेज नंबर 9 में द हेल्थ ऑफ द नेशन, इसी मैनिफेस्टो में सेहत एक नेमत, इस नेमत पे भी टैक्स लगाया हुआ है, बढ़ाया हुआ है ना, 13 से 15 स्लैब किया हुआ है ना सिंध फाइनेंस बिल में। सरकारी स्कूल बड़े जबरदस्त और सरकारी अस्पताल बड़े, वेलकम स्पीकर साहब। सरकारी स्कूल बड़े अस्पताल जो है बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो प्राइवेट सेक्टर में की हुई है। आगे चलते हैं, पेज नंबर 10, गुर्बत मिटाओ। पता नहीं टाइपो एरर है, सिंध में तो गरीब मिटाओ का प्रोग्राम चल रहा है। 20 मिनट है। स्पीकर साहब, इसी के मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 में जवान मुस्तकबिल द यूथ कार्ड की बात की गई है। ये यूथ कार्ड, ये इस शहर के मैं अमनो अमान की सूरत हाल देखूँ ना, कि जिसमें इस शहर के नौजवानों के जो नौजवानों को जिस अंदाज से कत्ल किया जा रहा है, तो ये यूथ कार्ड नहीं है, ये यूथ कार्ड समझिए महकमा दाखिला से, ये काट रहे हैं इस यूथ को। पेज नंबर 12 इसी मैनिफेस्टो का, पुटिंग टेक्नोलॉजी एट द फोर फ्रंट। अब ये वाली बात पे तो हंसी आएगी, कितनी टेक्नोलॉजी जो है वो सिंध हुकूमत यूज़ कर रही है। एनीवेज, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता। बहरहाल, आईटी के एक्सपोर्ट पे सिंध का कंट्रीब्यूशन कितना होना चाहिए, आप अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग ही, ये सूबाई हुकूमत काम करने को तैयार नहीं है। मेरा पॉइंट ये है। एक और इसी पेज पे, पेज नंबर 12 में इसी मैनिफेस्टो के लिखा हुआ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। स्पीकर साहब, कैपिटल तो फ्लाई कर रहा है, यहाँ पानी मौजूद नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का मसला मैंने आपको बता दिया, गैस के मसाइल मौजूद हैं। अगर ज़मीन मिल जाती है तो वहाँ पे जब काम स्टार्ट होता है तो फिर एसबीसीए वालों ने भी तो आना है, और जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो जो इलाकाई पुलिस वाले हैं वो भी तो मिठाई लेने आएंगे ना भाई, या नहीं आएंगे? मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है। क्यों? क्योंकि मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्शन है, परपेंडिकुलर पॉलिसी है सूबाई हुकूमत की इस मैनिफेस्टो के अगेंस्ट। पेज नंबर 30 क्विकली आ जाता हूं आगे जल्दी जल्दी ताकि रैप अप कर सकूं। अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। सर, कौन सी डिग्निटी सर, कौन सी डिग्निटी यहां पे? अब इसकी डिटेल में मैं जाऊंगा तो फिर वो इनकम सपोर्ट की बात करूंगा, फिर वो भी बुरी लग जाएगी। डिग्निटी, यहाँ तो डिग्निटी रुल रही है शहरों में, लोगों को चौक पे चौराहों पे इसी तरह मार दिया जा रहा है, काट दिया जा रहा है गाजर मूली की तरह। कौन सी डिग्निटी की बात हो रही है ये? पेज नंबर 33, ह्यूमन राइट्स फॉर माइनॉरिटी, बहुत डिटेल में लिखा हुआ है इस मैनिफेस्टो में। स्पीकर साहब,
एक माइनॉरिटी के एमपीए को डिप्टी स्पीकर बनाकर माइनॉरिटी के राइट्स का क्लेम करना कि जी हमने बड़े राइट्स दे दिए, इस तरह कहानी चलने वाली नहीं है। फिर नाम लेना शुरू करूंगा, प्रिया कुमारी, ये सारे वाकयात है ना। कितना माइनॉरिटी का राइट्स का ख्याल रखा जा रहा है। मैं ये सारे टॉपिक्स इसलिए बता रहा हूं कि मैं असल बात बता सकूं कि जो सिंध की हुकूमत है वो इस मैनिफेस्टो पे अमल करने के लिए तैयार नहीं है। पेज नंबर 41, वाटर लाइफ मैनेजिंग स्कैसिटी एंड इक्विटी। स्पीकर साहब, मुझे ये मुझे फॉर्मूला नहीं समझ में आता। इस शहर कराची की आबादी है लगभग 34% सिंध का, ऐसा ही है। जो कोटा सिंध को दिया जाता है उस कोटे का फकत 1% शहर कराची के लिए है। तो ये प्रोपोर्शन मुझे कोई समझा दे, सीएम साहब समझाते तो ज़्यादा समझ में आ जाएगी बात मुझे। पेज नंबर 55 इसी मैनिफेस्टो का, कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट विद नेबर्स। अच्छा, ये यकीनन खारजा पॉलिसी की बात हो रही होगी इस मैनिफेस्टो में। ये नॉन इंक्लूसिव पॉलिसी सिंध हुकूमत की, आप जाते हैं ना बाहर तो यकीनी तौर पे हम अपने ब्रादर इस ममालिक से या पड़ोसी ममालिक से हम जो है अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, और वो ये देखेंगे कि भाई जो जमात जाके ये क्लेम कर रही है कि जी हम आपसे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट चाहते हैं, वो कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट में जब सिंध पे हुकूमत पे नज़र दौड़ाएंगे तो वो ये देखेंगे कि यहाँ पे जो अपोजिशन बैठी है वो उसको खातिर में नहीं लाते, तो ये क्या कंस्ट्रक्टिव इंगेजमेंट जो है वो नेबर्स के साथ करेंगे। और फिर बात बड़ी नहीं, बस ख़त्म। नहीं, सीएम साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि 2-3 घंटे जो है नहीं कीजिएगा, कम कर दीजिएगा। तो खैर मैंने तो वैसे ही मैंने कम करनी थी पड़े हुए हैं, मेरी फाइल यहीं पे। आपको आज पूरा दिन चाहिए स्पीच के लिए? नहीं, असल बात यह है कि मुझे सिर्फ लिंगर ऑन नहीं करना है। स्पीकर साहब, मैंने अपनी स्पीच के स्टार्ट से, मुझे पता है स्पीकर साहब आप रात तक का भी मैं कहूँगा आप मुझे अलाउ कर देंगे, आप इतने दरिया दिल हैं। मैंने कल ही तो इसके आपको क्रेडिट दिया था स्पीकर साहब, और हम सब मतलब ये तो पूरा हाउस आपके इस मामले में बड़ा रिस्पेक्ट करता है। सिर्फ आप चलें, ये भी बता देता हूँ, ये आपकी जो स्पीकरशिप है ना वो शायद इस स्लोगन के साथ वाली है कि चुनो नई सोच को, बाकी कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, बाकी सब कुछ वही है। स्पीकर साहब खुद ही ने छेड़ा था इन लोगों ने तो। एनीवेज सप्लीमेंट्री बजट छोड़। स्पीकर साहब, मेरे ये चले मैं इसको भी पहले कह देता हूँ, ये जो फाइनेंस बिल आया है इस पे यकीनी तौर पे वो कंसिडरेशन 28 कल होनी है। हाँ, मैं बस क्विकली बोल के मैं एंड करूँगा, फिर वो यकीनी आप सरकार हैं, आपकी जो मर्जी, आपके पास अक्सरियत है, आप जो चाहें कर सकते हैं। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना सा है, बड़ा वन लाइनर में ये बात कहूँगा कि जो लोग इस सिंध में ऑलरेडी टैक्सड हैं, जो टैक्स पे कर रहे हैं, ये कौन सी अक्लमंदी होगी कि जो टैक्स दे रहा है आपके टैक्स नेट में शामिल है उसी का गला और मरोड़ लिए ये सिंध हुकूमत कि तुम 13% देते थे, अब तुम अगले साल से 15% दोगे। अपने टैक्स नेट को ब्रॉड नहीं करना, अपने टैक्स नेट को ब्रॉड नहीं करना भाई। जो सर्विसेज, और फिर मैं तो हुकूमती, मैं वही बस क्या बोलूं, यहाँ बोलने जी टैक्स फ्री बजट है, ये तो ये फाइनेंस बिल किस लिए लाया गया है? इन लोगों को इतनी अकल नहीं है?
बोले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि लिख के यही दिया होगा। असल में हुआ ये होगा इन मेंबरान के साथ कि इन्होंने पिछली असेंबली की तकरीर देखी होगी और उसमें यही कहा होगा कि जी ये जो टैक्स फ्री बजट था, तो उनको क्या पता कि सिंध फाइनेंस बिल क्या होता है। उन्होंने इस दफ़ा भी इसी को कॉपी करना शुरू कर दिया कि जी ये सिंध हुकूमत ने जो है वो टैक्स फ्री बजट दिया है। अब भाई जगह बची कहाँ है इधर टैक्स लगाने के लिए? आप बोलें कि सारे टैक्स हमने लगा दिए, अब कुछ बची नहीं है जगह, इसलिए टैक्स फ्री बच, और इसमें तो आप लोगों ने वैसे ही बढ़ा दी हैं चीज़ें। अब आप ये कहते रहिए कि पंजाब इतना ले रहा है, केपी इतना ले रहा है, मुझे उससे गर्ज नहीं है भाई। मेरे सूबे में जो था उसको इसी तरह से चलना चाहिए। आपको अपने टैक्स नेट को ब्रॉड करने की ज़रूरत थी, जो कि आप करने में नाकाम रहे हैं। जो लोग ऑलरेडी टैक्स हैं उन्हीं का गला दोबारा घोटा जा रहा है, और इसकी मिसालें बहुत सारी हैं। आप इंफ्रास्ट्रक्चर सेस की अमाउंट 1.2 से उठा के 1.85 पे ले गए, और उस पर टेंटेटिव कोई मेरे ख्याल से 70-75 बिलियन 2022 में उन्होंने लिया था। ये बढ़ जाएगा 100-150 बिलियन आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें बढ़ेगा ऑब्वियसली। जब आप टैक्स का अमाउंट बढ़ाएंगे, परसेंटेज बढ़ाएंगे, तो वो आपको कलेक्शन भी ज़्यादा होगी। मगर पॉइंट इतना सा है स्पीकर साहब, ये सारी चीज़ें अगर टैक्स दिए जा रहे होते और लग रहे होते भाई, ये तो हम तो ये जो मैं तो पूरे सूबे की बात करूँगा, हम तो टैक्स पे करने वाले लोग हैं स्पीकर साहब। हम तो टैक्स पे करने वाले लोग हैं, हम चोरी करने वाले लोग थोड़ी हैं। अगर सहूलियात आ रही होती, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ मिल रही होती, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसी सूरत हाल में कि जिसमें माशी बदहाली है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, लोगों को खाने पीने को नहीं है, लोगों के घरों पे बिजली नहीं है, गैस नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उस सारे सिनेरियो में आप तो मरे पे 100 दुर्रे कर रहे हैं स्पीकर साहब। ये फाइनेंस बिल लाके प्रोफेशनल टैक्स पे परसेंटेज बढ़ा दी, 300% बढ़ा दिया, पता नहीं क्या किया है। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है स्पीकर साहब, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। हम इसको रिजेक्ट करते हैं। कुछ गुजारिशात हैं मेरी मिनिस्टर एजुकेशन, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, उसको जो है उनके अपग्रेडेशन नहीं हुई है, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था, आपके पास डिटेल भी मौजूद है। मेरी गुजारिश होगी मिनिस्टर एजुकेशन से कि उनका जो जायज़ मुतालबात हैं उसको जो है वो आप जो है वो अपने डिपार्टमेंट से और सीएम साहब से जो है उनको पास करवाएं, ताकि उनके जो केडर है, जो स्कूल एजुकेशन वालों का जो था, वही फिर कॉलेज एजुकेशन वालों का भी हो जाएगा, तो ज़्यादा अच्छा होगा। इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस है नहीं, तो मैं सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको जो है वो कर लिया जाए। इसी तरह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंटर्न्स आप लोगों ने रखे थे, तो उनके भी जो जायज़ मुतालबात हैं उसको कंसिडर करें, और उन्होंने आपके स्टॉप गैप अरेंजमेंट में आपके डिपार्टमेंट का साथ दिया है, और उन्होंने तालीम देने में बच्चों को अपना किरदार अदा किया है। इसी तरह रिटायर मुलाजमीन की एमसी एक बड़ा मसला है। मैं मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट से ये गुजारिश करूँगा, और इसी तरह सीएम साहब से भी ये गुजारिश करूँगा कि देखें ये मसले जो हैं, जो बड़े पेंडिंग मसले हैं, अरसे से चल रहे हैं। मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल के किसकी क्या जिम्मेदारी, किसका क्या कसूर, आपने क्या किया, हमने क्या किया, खुदारा इस मसले को प्रायोरिटी के साथ हल कीजिए। स्पीकर साहब, अपने कंक्लूजन में मैंने हद्दुल इम्कान कोशिश की कि ब्लेम गेम की सियासत से बाला होकर किसी इंडिविजुअल को या किसी जमात को टारगेट किए बग़ैर सिंध का मुकदमा, कराची तक कश्मीर रहने वाले 6 करोड़ से ज़ायद नफूस पर इस सूबे सिंध में रहने वाले लोगों का मुकदमा, इस ऐवान में स्पीकर साहब, इस ऐवान के तवस्सुत से हुक्मरानों के गोशगुजार कर सकूं। कोशिश की मैंने कि तमाम ही मसाइल जिनसे इस सूबे की आवाम नबरदाज़मा है, उनको न सिर्फ बतला सकूं, बल्कि जो जायज़ हल मौजूद था, हमारे जहनों में था, उसका भी आपके साथ तज़किरा कर सकूं, ताकि हम पॉजिटिविटी के साथ आगे चल सके। मैंने कल भी ये गुजारिश की थी कि यहाँ पे जो हुकूमत और जो लोग हैं उनके दरमियान एक गैप जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। पहले एक ज़माने में बजट होते थे तो लोग सारे प्रोग्राम, कारोबार ज़िंदगी बंद करके बजट देख रहे होते थे, ऐसे ही होता था स्पीकर साहब, मैं बचपन की बात बता रहा हूँ।
आज बजट आ रहा है नहीं आ रहा, नो वन केयर्स। हमने शायद कहीं हुक्मरान तबके ने शायद कहीं लोगों को इस पूरे सिस्टम से उनकी अपनी जो तरजीहात थी उससे कहीं साइड पे कर दिया है, मार्जिनलाइज कर दिया है। हमें उनको वो एतमाद दिलाना होगा, ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। और इसका इम्पैक्ट यकीनी तौर पे इलेक्शन होते हैं तो नज़र आ रहा होता है टर्नआउट की सूरत में कि कितना फ़ीसद रह गया है इस जमहूरी निज़ाम पे। उसकी पासदारी करना, उसकी रखवाली करना हम सब जमहूरी क़ुव्वतों की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। और अगर हम वो नहीं करेंगे तो फिर वही शरारतें होंगी जो कि पाकिस्तान की तारीख़ है उसकी डिटेल में जाए बगैर। मेरी आप लोगों से मेरी गुजारिश, मैंने कोशिश ये की कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करूं इंस्टेड ऑफ बैशिंग द गवर्नमेंट। मैंने कल बहुत डिटेल में, और मैं तो पूरी अपनी, अगर मैं बजट को, मैं खुद अपने बजट की समरी करूं तो मैंने अपने तई तो कोई बात ही नहीं की। मैंने स्टार्ट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात से किया, मैंने सिंध की ADP स्कीम्स बताई, मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की सेइंग को कोट किया, और उसके बाद मैं आ गया पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो पे। ये भी तारीख़ में पहली बार हो रहा है कि आईना दिखाया जा रहा है, आईना दिखाया जा रहा है। जहाँ जो अच्छे इक़दामात हुए हैं, कल चूँकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट पे मैं डिटेल में ज़्यादा बात कर नहीं सका था, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में जो अच्छे इक़दामात हुए ना, हम उसको कदर की निगाह से देखते हैं। 3 जून 2023 में एक कैबिनेट मीटिंग हुई थी और उसमें शर्जील इनाम मेमन साहब ने कैबिनेट को बताया था कि अगर मैं सिर्फ इस शहर की बात कर लूँ तो एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है कि लगभग 15,000 बसें जो हैं वो ज़रूरत हैं इस शहर कराची की। आप ख़ुद गिन लीजिए कि कितनी बसें आपके पास हैं और आपको कितने सालों दरकार होंगे इस 15,000 को पूरा करने के लिए। जो अच्छा काम करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, आप अपनी तरजीहात में डालें ताकि इन पिंक बस, येलो बस, ग्रीन बस, इलेक्ट्रिक बस, ये बस, वो बस, बहुत अच्छे इक़दाम हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ, बस एक और इम्पॉर्टेंट इशू है और वो है जो ये लीगल अफगानी इस शहर और पूरे सूबे में जो बस गए हैं ना, इसको सीरियसनेस के साथ देखना होगा स्पीकर साहब, वरना ये हमारी जानों को आएंगे। मैं बिल्कुल, मैं फ्लोर ऑफ द हाउस ये बात कह रहा हूँ। हम तो भुगत रहे हैं, ये शहर वाले तो भुगत रहे हैं, अरसे से भुगत रहे हैं, अब ये पूरा सूबा भुगत रहा है, इसलिए अब परेशानी लग रही है। ये है हकीकत। बहुत अरसे से ये वाला प्रॉब्लम यहाँ पे था, बोलते रहते थे तो वो उसको पता नहीं कौन कौन से रंग दे दिए जाते थे। आज सब भुगत रहे हैं तो एहसास हो रहा है, एहसास हुआ, देर से हुआ, दुरुस्त हुआ है, हम आपके साथ खड़े हैं। मानसून की बारिशें एक्सपेक्टेड हैं कि ज़्यादा होंगी। बरसाती नालों की सफाई से लेकर जितने भी शहरी इलाके हों और चाहे वो जो देही इलाके हों, उसके लिए मैं इस स्पीच के तवस्सुस से ये डिमांड करूँगा कि इक़दामात करे हुकूमत। बहुत सारे, अगर मैं सिर्फ शहर की बात कर लूँ तो बहुत सारे बरसाती नाले हैं जो वो साफ़ नहीं हो सके हैं। हम भी बड़े लेट चल रहे होते हैं, तो बारिश होगी तो फिर आ जाते हैं, फिर सफाई करते हैं, फिर उठाते हैं कचरा, ऐसे ही डाल देते हैं, फिर पड़ा रहता है 20-20 दिन, 25-25 दिन सड़ता रहता है। फिर वो उड़ जाता है, फिर सॉलिड वेस्ट वाले आते हैं, वो सफाई करते हैं और चले जाते हैं। इस रविश को भी चेंज करने की ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आप ही को क्रेडिट मिलेगा। हुकूमत आपकी है जनाब, हुकूमत आपकी है। आखिर में मैं चाहूँगा कि जितनी मैंने बातें कही हैं वो उन बातों को सीरियसनेस के साथ लिया जाए। मैंने गवर्नेंस को टारगेट करने की कोशिश की है। मैंने चाहा है कि ये शहरी और सही देही सिंध की जो खलीज है उसमें उस खलीज को कम करने में बहैसियत अपोजिशन लीडर अपना किरदार अदा कर सकूं। मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि हुकूमत की जानिब से भी इस कार्य खैर में अपना कंट्रीब्यूशन किया जाएगा। और मेरी ये खुशनसीबी है स्पीकर साहब, एक और बात, यहाँ बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियंस बैठे हुए हैं और आई मस्ट से मैं नाम लूँगा यकीनी तौर पे निसार खोड़ो साहब का, आगा सिराज दुरानी साहब का। ये मेरे लिए खुशकिस्मती है कि मैं इनके सामने जो है बहैसियत अपोजिशन लीडर, और कायम अली शाह साहब बैठे हुए हैं, कायम अली शाह साहब बैठे हुए हैं।
सीएम साहब लुक्स यंग, वैसे ये भी बड़े सीनियर हैं 2002 से और बहुत सारे मेम्बरान हैं सारे। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जो हूँ इनके सामने जो है बहैसियत ऑपोजिशन लीडर जो है वो स्पीच कर रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी ख्वाहिश क्या है, मेरी जमात की ख्वाहिश क्या है कि रिकन्सिलिएशन की सियासत जो है वो इस सिंध सूबे के मसाइल का अल्टीमेट सोल्यूशन है। इंक्लूसिविटी लाएं, मसाइल मुश्तरका हों, हमारे मसाइल में हम मुश्तरका बात करें। आइए मैं लाड़काना के मसलों की बात करूं, आप शहर कराची के मसलों की बात करें, हम तैयार हैं इस उम्मीद के साथ कि सेंस प्रीवेल करेगा, इस उम्मीद के साथ कि हम मिलकर इस सूबे के लिए और इस सूबे के जो मुश्तरका मसाइल है ना उसके लिए हमेशा यक ज़ुबान यक आवाज़ रहे हैं। ये रिवायत रही है, इस चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। भाई गैस के मसले पे ज्यादती करता है वफाक, ये हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू है, ये पीपल्स पार्टी का भी पॉइंट ऑफ व्यू है। बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं, कालाबाग डैम है, भाई आपकी भी रिजर्वेशन है, हमारी भी रिजर्वेशन है। ये मैं 2-3 दिनों से सुन रहा था, पता नहीं कौन सी बात को कहाँ से जोड़ दिया लाके। एक चीज़ तय हो चुकी है और इस पे ये जो चीज़ें वो प्रोवोक कर रहे होते हैं ना, उन पे पीपल्स पार्टी को भी और हुक्मरानों को भी नज़र रखने की ज़रूरत है, हमें भी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस तमाम तरीके की शरारतों को जो है वो हम भरपूर अंदाज से मजम्मत करते हैं। सिंध के मसाइल मुश्तरका हैं, हमारे मसाइल मुश्तरका हैं। हम मिलकर कोशिश और काविश करेंगे तो इंशाअल्लाह एक बेहतर सिंध बना सकेंगे। बेहतर सिंध बनेगा, बेहतर कराची बनेगा, बेहतर सिंध बनेगा तो बेहतर पाकिस्तान बनेगा इंशाअल्लाह। इस दुआ के साथ कि मैं पुरुमीद हो के अपनी नशिस्त लूँगा कि सूबाई हुकूमत जो है वो इंक्लूसिविटी की सियासत को फ़रोग़ देगी, लोगों के मसाइल को हल करने में। मैं चाहूँगा कि नेक्स्ट स्पीच मैं जब करूँ अगले साल बजट में तो सिर्फ तनकीद ना हो, जो अच्छे काम होंगे उसकी फ़ाइल पहले बनाऊँ और उसके बाद जो थोड़े बहुत काम रह जाए कि जिसमें लूप होल्स मौजूद हो उसकी निशानदेही बाद में करूँ। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि सिंध हुकूमत जो है अगले साल मुझे उनके हक़ में उनके प्रो होकर तारीफ़ करके जो है मेरी तकरीर करने में मेरी मदद फराम करेगी। स्पीकर साहब आपका एक मरतबा फिर बहुत बहुत शुक्रिया, सीएम साहब का शुक्रिया, उनकी पूरी कैबिनेट का शुक्रिया और जितने सीनियर हमारे जो मिनिस्टर्स और मेम्बरान बैठे हुए उनका शुक्रिया कि उन्होंने मेरी स्पीच कल भी 2 घंटा, मैंने आज इसीलिए इस स्पीच की शिद्दत को भी कम रखा और वक्त को भी कम